Yeah, good evening, everyone. ये 5 मिनट मेरा है। या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir, you are clearly audible. या तो मैंने आप लोगों को गुड इवनिंग बोला। गुड इवनिंग सर। या ओके। आज का वेबिनार है स्पाइनल प्रॉब्लम। स्पाइनल प्रॉब्लम क्यों होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये दो चीजों को हम आज सीखेंगे। ओके तो सबसे पहले हम स्पाइन को जानेंगे कि व्हाट इज ए स्पाइन। इसकी डिटेल आपको डॉक्टर जुबैर बताएंगे सारी चीजें। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये से पूछा व्हाट इज ए स्पाइन। हमें बताना है। जी ओके ये हाँ, ये इंटरेक्टिव, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोले और आप सुने। ये ओके क्वेश्चन ओके। आंसर होता रहेगा तो आप मजा आती है इसमें से वेबिनार में। व्हाट इज स्पाइन? जो जो 32 वर्टिब्रास को एक साथ ज्वाइन होता है और जो हमें बॉडी को पूरा हलचल करने में या मूवमेंट करने में मदद करता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ रहता है, जो हमें अब बॉडी को कंट्रोल करता है। या अब जैसे यूथ को कहते हैं द बैकबोन ऑफ नेशन। ओके तो ये तो हमारा बैकबोन है। या तो अभी हम ये थोड़ी कह रहे कि हम यूथ नहीं है। हम्म, तो वी आर द बैकबोन ऑफ नेशन। तो बैकबोन ऑफ नेशन का मतलब क्या है? ये हमारी जो स्पाइन है, ये स्पाइन, ये 33 वर्टिब्रास होती हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका मूवमेंट क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशन आने से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है। आपने कभी देखा कि बच्चों में कभी कोई प्रॉब्लम आती है स्पाइन से रिलेटेड बहुत कम। है? बहुत कम। क्यों? तो ये तो उनका फ्लेक्सिबल ज्यादा, बच्चे न्यू न्यू सब उनका क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ बन रहा होता है। हमारा यहाँ यूज वाला स्ट्रक्चर होता है, हमारा स्ट्रक्चर यूज वाला हो जाता है। अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर। एक आपकी ह्यूमन की है, यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमन स्पाइन है। और यहाँ पे एनिमल। एनिमल में आपने कभी देखा है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होते हुए? ह्यूमन के कंपेयर में बहुत कम होता है। क्योंकि हमारा जो होता है, मेन जो कॉज होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉस्चर की वजह से, जिसको अभी आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट के पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, या लंबर पेन हुआ, या लंबर लो बैक पेन हो रहा है। मैक्सिमम यही पेशेंट आते हैं ना। यस। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश किया है कि उसको ये प्रॉब्लम होती क्यों है? इस वाई का आंसर जो है, इस वाई का आंसर आज आपको वेबिनार में मिलेगा। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, वाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमारी डेली की रूटीन, हमारा पोस्चर, हमारी हैबिट, हमारी डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। क्लियर? क्लियर। एनिमल में क्यों होता है? क्योंकि देखिए अभी जैसे हमने को ह्यूमन और एनिमल में किया, एडल्ट और चाइल्ड में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से, ये लाइक एनिमल, वो इस तरह से स्क्रॉल करते हैं, चलते हैं। जब वो बच्चे खड़े होना शुरू करते हैं, जब वो बच्चे खड़े होना शुरू करते हैं, तो पहले आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, राइट। जब वो बच्चा चलना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो अडल्ट होता है, वो स्पाइन के अंदर उसकी चेंजेस आना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाए। राइट। हम्म
तो बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि बच्चे लाइक एनिमल, वो इस तरह से होते हैं। एडल्ट की जो स्पाइन होती है वो हमारी इस तरह से होती है, वर्टिकल। ये प्रॉब्लम क्या आती है? ये पॉस्चर की वजह से आती है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो वर्क है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कॉज को भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपको 100% अगर रिजल्ट देना है पेशेंट को। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, कल मैं एक सेमिनार जगह पे था, वहां पे कई लोग थे जिनको लंबर की प्रॉब्लम आ रही थी, लो बैक, बेल्ट भी लगाए हुए थे। सिर्फ वहां पे उनके पॉस्चर को करेक्ट किया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। पब्लिक प्लेस था, वहां पे लेटा के कोई बेड नहीं थी कि उनका ट्रीटमेंट करे। सिर्फ उनके बैठने के स्टाइल को मैंने प्रॉपर किया। किसी को 30%, किसी को 20%, किसी को 50%, इमीडिएटली उनको रिलीफ मिला। तो ये पॉस्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है। तो इसकी डिटेल को जानने के लिए आई विल लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जुबैर, आज के जो हमारे मेन हैं, हमारे आरएसएम इंटीग्रेटेड एक्यूपंक्चर कॉलेज के हेड हैं मस्कुलोस्केलेटल और कैरो में। तो वेलकम टू डॉक्टर जुबैर। और आपको ये डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से हम अपने स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ विद हेल्दी स्पाइन। पीपीटी चेंज करो ना। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलिए, गुड, सुनाई तो दे रहा है एंड पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सर ने आपको जैसे बताया स्पाइन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। पहले तो हम देखेंगे कि बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके आगे जो प्रॉब्लम्स होती है स्पाइन में वो क्यों होती है, कैसे होती है, एंड वी विल देन गो इनटू अ बिट ऑफ करेक्शन ऑल्सो। हिंदी में ठीक है या आप चाहे तो इंग्लिश में, बोथ लैंग्वेज या दोनों? बोथ लैंग्वेज सर, बोथ लैंग्वेज, सर दोनों भाषाओं में चलने दो सर। ओके। सर हिंदी हिंदी में, में बताना, हिंदी। सर हिंदी में हिंदी ज्यादा ही बताना कंफर्टेबल मेरे रहेगा। को। थोड़ा थोड़ा हम दोनों हाँ, करते हिंदी रहेंगे। में ज्यादा कंफर्टेबल। जो इंग्लिश के टर्म्स है वो वर्ड्स है, हाँ वो इंग्लिश में आएंगे, हिंदी कंफर्टेबल रहेगा सर। मैं आपको हिंदी सर मैं हिंदी एमपी इंग्लिश नर्सिंग करती हूँ, हिंदी कंबाइंड से चल बताना आप। कंबाइन हिंदी करेंगे। इंग्लिश ओके ओके, कंबाइंड। रिलैक्स, ओके, ठीक। डन। हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक। सर ने आपको जैसे बताया स्पाइन का इम्पोर्टेंस क्या है। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू हो गया। रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम बढ़ते हैं आगे। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोर्ड पर है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये है ह्यूमन स्केलेटन। Sir, ह्यूमन could you स्केलेटन, please, sir, could you please switch off the lights over the board? Board is not clearly visible. ये लाइट आपके बंद। पास दो कैमरे होंगे, दो स्क्रीन आएगा। आप एक पे टच कीजिए तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। You don't need to see the board from the video camera. There is a separate screen for the board. Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay, all right. So as you can see on the screen, ह्यूमन स्केलेटन जो है, क्या हुआ, ह्यूमन स्केलेटन ये आपको दिखाई दे रहा है। मार्किंग नहीं हो रही। Okay. कीजिए सर। पेन सेलेक्ट किया है। Just give us a minute. बोर्ड में लाइट सही नहीं आ रही है। आप बोर्ड को नहीं आप देखिए, बोर्ड को मत देखिए,
आप बोर्ड के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आपका एक अलग स्क्रीन आपको मिलेगा जो ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा होगा, आप उस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। जो मैं यहाँ पर मार्किंग करता हूँ बोर्ड पे वो ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो वाले स्क्रीन पे ध्यान मत दीजिए, उस स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। ओके, सो कमिंग बैक, ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो हम जो सेंटर पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सिस जो बीच में होता है उसको एक्सिस कहा जाता है, तो बीच वाले पार्ट को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और हमारे हाथ और पैर जो है साइड में, उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आपका जो आप देख रहे हैं ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये लोअर लिम है, ये अपर लिम है। हाथ को हम मेडिकली अपर लिम कहते हैं, पैरों का जो टांगों का पार्ट है उसको हम लोअर लिम कहते हैं। तो अपर लिम और लोअर लिम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, और बीच में जो हेड है, स्कल है, स्पाइन है, रिब केज है, ये आ जाता है एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सियल स्केलेटन के तीन पार्ट है। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो समझने के लिए थोड़ा सा ये बेसिस आपको समझना है, तो हम स्पाइन और उसका फंक्शन सही से समझ सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो है उसके तीन पार्ट होते हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो स्पाइन है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एक एक बोन होता है उसको वर्टिब्रा कहा जाता है। तो स्पाइन जो है एक एक वर्टिब्रा एक के ऊपर एक लदा हुआ होता है, तो उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एंड लास्ट इज द बोनी थोरैक्स। थोरैक्स में आपका रिब केज आ जाता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं एक्सियल स्केलेटन के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देख सकते हैं वर्टिब्रे सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिबल डिस्क। अगले स्लाइड में आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगा। तो पूरा जो स्पाइन है 33 बोन्स कोई कह रहा था, तो उसके पहले 7 बोन जो है उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। 7 के बाद अगले 12 बोन्स जो है उसे थोरासिक कहा जाता है। थोरासिक के नीचे 5 बोन लंबर, और फिर 5 फ्यूज्ड बोन होते हैं सेक्रम के, और लास्ट के 4 बोन या 3 बोन होते हैं फ्यूज्ड दोबारा, जो होता है कॉक्सिक्स, जो कि टेल बोन होता है। तो एनिमल्स में ये 4 नीचे के जो बोन है वो बड़े बड़े होते हैं जिससे टेल बनता है। ह्यूमंस में वो टेल फ्यूज्ड बोन्स हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपके सारे बोन्स। सर्वाइकल 7, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacrum fused, and another 3 or 4 coccyx fused again. ओके, तो ये आपका स्पाइन के पार्ट्स है। और आप देखें कि ये स्पाइन स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा नहीं है, ये कर्व्ड है। तो ये जो ऊपर का नेक का पार्ट है उसको हम आगे की तरफ कर्व्ड होता है, उसको हम कहते हैं लॉर्डोटिक कर्व। नेक्स्ट जो थोरासिक पार्ट है वो पीछे की तरफ कर्व्ड होता है, उसको हम कहते हैं काइफोटिक कर्व। दोबारा लॉर्डोटिक कर्व आ जाता है लोअर बैक का। तो इस तरह से कर्व्स होते हैं। फिर सेक्रम का भी एंगल बनता है लंबर के साथ। इस तरह से पूरी स्पाइन जो है वो एक स्ट्रेट रॉड की तरह नहीं है, और अगर रॉड की तरह हो जाए मतलब वो पैथोलॉजिकल स्पाइन है या कुछ गड़बड़ हुआ है,
डिजीज स्पाइन है। तो ये हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर मोटा मोटा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो पार्ट दिखाया है ये एक वर्टिब्रा है, एक सिंगल बोन वर्टिब्रल कॉलम का, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। ये एक रिंग की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हो रिंग, तो इमेजिन ये जो वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी रिंग का डायमंड वाला पार्ट कह लीजिए, और फिर ये राउंड पार्ट है जिसके अंदर उंगली जाती है। उसके पीछे नॉर्मली रिंग में कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक ही साइड पे पत्थर होता है या डायमंड होता है। नीचे जो अंदर का साइड वो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए अंदर के साइड 3 प्रोजेक्शंस है जिसको हम प्रोसेसेस कहते हैं। तो जब पीछे आप हाथ लगाते हो, स्पाइन को फील करते हो, तो आपको ये फील होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के थोड़ा साइड में आएंगे तो आपको ये 2 प्रोसेसेस फील होंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे आप फिजियोथेरेपी करें या कायरोप्रैक्टिक करें या ऑस्टियोपैथी करें, तो आपको ये सारी चीज़ें फील करना ज़रूरी है। इससे आपको समझ में आएगा कि स्पाइन शिफ्ट हुआ है किस तरफ और उसको करेक्ट करने में किस तरफ दोबारा बैठाना है। तो that is the purpose of understanding the anatomy, the structure, the surface landmarks। इसको हम कहते हैं surface landmarks। जैसे यहाँ पर अभी ये बोन है, ये आपका एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट है, ये क्लेविकल बोन है। ऐसे ही ये आपका टेम्पोरल बोन है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है। तो हर एक पार्ट को नाम दिया गया है आपको इजीली समझने के लिए, और उसके लैंडमार्क्स, सरफेस लैंडमार्क्स, वो कहाँ पर एग्जैक्टली आपको मिलेगा टच करने से, वो आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम और उसके प्रोसेसेस, उसके लैंडमार्क्स, उसके स्पाइनस प्रोसेस, उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस समझना ज़रूरी है। ये वर्टिब्रल बॉडी अंदर की तरफ होता है तो ये आपको फील नहीं होता। आपको जो फील होता है वो पीछे का पार्ट है। ये 3 चीज़ें, ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, मेनली स्पाइनस प्रोसेस, और फिर अच्छे से पैल्पेट करें तो ट्रांसवर्स प्रोसेस साइड में। ओके, अरे प्रीवियस स्लाइड जाएंगे हम जरा। सो इसको क्लियर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पार्ट, इसको हम एक वर्टिब्रल सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट में 2 बोन आ जाते हैं, 2 वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा ऐसे दिखता है, आपने देखा, और उसके बीच में कुशन करने के लिए होता है वर्टिब्रल डिस्क, स्लिप डिस्क, सबने सुना है। तो स्लिप डिस्क क्या होता है, ये डिस्क पीछे की तरफ चला जाता है, स्लिप हो जाता है। अब आप देखिए जैसे रिंग होता है, तो रिंग के अंदर हम ये एक वर्टिब्रल सेगमेंट है, ये देख सकते हैं, बीच में कुशन है ये। और जैसे रिंग होता है, रिंग के अंदर हमने उंगली डाली है, उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं येलो, यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है ये येलो पार्ट, ये क्या है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट करता है। आपके जितने भी सेंसेशंस या इम्पल्सेस जो ब्रेन से आने हैं और जो सेंसेशंस बॉडी से ब्रेन को जाने हैं, उसका काम करता है रिले का ये स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इस रिंग के अंदर उंगली डाले है उस तरह से है। ओके तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है।
अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट ऑल। ओके, तो ये आपका एक स्पाइनल सेगमेंट हो गया। तो ऊपर एक वर्टिब्रा, दूसरा एक वर्टिब्रा, उसके बीच में ये कुशन वाला डिस्क, और जो रिंग का पार्ट है, हॉलो पार्ट जिसके अंदर उंगली डाली जाती है, उसमें से जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देख सकते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के साइड में जो दिख रहे हैं पार्ट, इसको हम कहते हैं नर्व रूट। ये नर्व रूट सारे इमेजिन ये ऐसा है, तो ये 4 नर्व रूट ऐसे निकल के सारे बॉडी के पार्ट्स में जा रहे, 4 नहीं है, बहुत सारे, हर एक लेवल पे एक नर्व रूट निकलता है, सर्वाइकल से लेके लंबर तक। तो ये नर्व रूट्स निकलते हैं एंड बॉडी को नर्व बन के वहां से इम्पल्स लाने का काम और वहां तक इम्पल्स ब्रेन से ले जाने का काम करता है ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ओके, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, हर एक लेवल पे नर्व रूट्स निकले हैं। अब यहां पर आप देखो कुछ स्पेशल दिखाई देगा, जो सर्वाइकल एरिया में है ये लाल भी दिख रहा है, ये लाल है आपके ब्लड वेसल्स, वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी जो होती है। ऊपर के जो 7 वर्टिब्रे है नेक के, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो थोड़े स्पेशल होते हैं। उस रिंग के पार्ट में ये जो रिंग का पार्ट है, इसमें यहां पर गड्ढे होते हैं जिसके थ्रू ये आर्टरी पास होती है। इसीलिए सर्वाइकल को बहुत सोच समझ के और बहुत ही कॉशन के साथ ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको डैमेज कर दो या कुछ गलत कर दे तो जो ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए नेक जब तक के कोई अच्छे से ट्रेंड ना हो, नेक को अपने हाथ नहीं लगाना है। गोइंग अहेड विथ आवर, जी, डिलीट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। सो ये आ गया बोनी रिबकेज का पार्ट, जो कि बोनी थोरैक्स, जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो इसमें आपके बीच में जो पार्ट है उसको स्टर्नम कहते हैं, फिर रिब्स आ गए और पीछे आ गया thoracic vertebra. So made up of sternum, ribs and thoracic vertebra, as you can see over here. ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है केज की तरह। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आ गया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स को अपेंडेजेस कहते हैं। पेन, एनीवेज, तो लिम्स को अपेंडेजेस कहते हैं क्योंकि ये जुड़े हुए हैं पार्ट्स। फिर जो ऊपर का पार्ट है स्कैपुला, पीछे का जो बोन है ये ऊपर स्कैपुला बोन, म्हणजे इसको सकाळी थोडं लवकर येऊन जाणार ये आ जाता है पेक्टोरल गर्डल। उद्या ना मी उद्या 11 और जो वाजेपर्यंत हिप्स का पार्ट है, प्लीज म्यूट योर 10 वाजता येऊन जाणार. म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। yes. बन. So we have the limbs, we have the pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle मतलब अपर लिम्ब का जो पार्ट है, pelvic girdle आपका हिप्स का पार्ट है, उसको pelvic girdle कहते हैं। ये हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, और उसके पहले हमने देखा था एक्सियल स्केलेटन।
नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो हमने देखा अभी वो था हमारा स्केलेटन। अगला पार्ट है मसल्स। अभी स्केलेटन आपने देखा है स्टैंड पे होता है या लटकाया हुआ होता है। इसको हम एज ह्यूमंस, हमको किसी ने लटकाया नहीं, ना ही हम स्टैंड पे है, तो हम अपराइट कैसे है, हम खड़े कैसे हैं, हम चल कैसे सकते हैं? ये है मसल्स की देन। जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो आप हाथ को मोड़ सकते हो, सीधा कर सकते हो, सर उठा सकते हो, नीचे कर सकते हो, घुमा सकते हो। ये सारे मसल एक्टिविटी से होते हैं। तो मसल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। स्केलेटल मसल जो आपके मूवमेंट में काम करते हैं, कार्डियक मसल बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिससे ब्लड सप्लाई होती है। कार्डियक मसल थोड़ा बहुत इज सिमिलर टू स्केलेटल मसल। और तीसरा होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आपके इंटरनल ऑर्गन्स के है, आपके इंटेस्टाइन के है, आंखों के है, तो ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। ये मसल्स का जो कंट्रोल है वो 2 टाइप से होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। सॉरी। जैसे आप हाथ उठा सकते हो, पैर उठा सकते हो, चल फिर सकते हो, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। ये होता है स्केलेटल मसल के थ्रू। दूसरा है आपका हार्ट, जो कि एक मसल है। आप हार्ट को ये नहीं कह सकते अभी मुझे आराम करना है, 72 नॉर्मल बीट्स है, आप 60 बीट्स पे करो, नहीं हो सकता। आप कहोगे कि मुझे दौड़ना है अभी, हार्ट आप 100 बीट्स पे कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने खाना खाया तो खाना आपके स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, आप कहोगे बस अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाथरूम जा सकूं, तो प्लीज नीचे और नहीं उतरना। या अभी मेरे पास डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है, मुझे काफी काम करना है, तो आप इंटेस्टाइन में मत जाओ, डाइजेस्ट मत हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये होता है स्मूथ मसल्स का काम। तो इस तरह से ये 3 मसल्स है, स्केलेटल मसल जो आपके कंट्रोल में है, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब अगली बात होती है पोस्चर। तो मूवमेंट्स जो है 2 टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो आपको दिखाई देते हैं और जो आपके कंट्रोल में है, एंड एक्सेसरी मूवमेंट्स। एक्सेसरी मतलब छोटे से मूवमेंट्स होते हैं जो आप देख नहीं सकते। जैसे अभी ये हाथ, मैंने मेरा हाथ सीधा किया, इसमें जो एल्बो का पार्ट है, जो फोरआर्म के 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना, वो थोड़ा सा रोटेशन भी हो रहा है उनमें, थोड़ा सा वो ग्लाइड भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पिन भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमको दिखाई नहीं देती, या हम वी कैन नॉट अप्रिशिएट द एक्सटेंट ऑफ दैट मूवमेंट। वो होते हैं एक्सेसरी मूवमेंट्स। और ये एक्सेसरी मूवमेंट्स की हमको जरूरत है। अगर आप हाथ पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके एक्सेसरी मूवमेंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। ये जो बड़ा मूवमेंट हो रहा है फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, ये ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इतना नहीं जा रहा है, वो आपके एक्सेसरी मूवमेंट की वजह से होगा। जैसे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, बेंड कर रहा है, पूरा बेंड नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है, उसके एक्सेसरी मूवमेंट्स ब्लॉक हो गए हैं। सॉरी। तो ये 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स एंड एक्सेसरी मूवमेंट्स। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, जो बड़े मूवमेंट्स आप देख सकते हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सारे फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स है। उसके अलावा आप साइडवेज मूवमेंट है, इसको हम अबडक्शन और अडक्शन कहते हैं। अबडक्ट मतलब किडनैप कर लेना। तो अब ये आप
हाथ समझ लीजिए बच्चा है, माँ के साथ खड़ा है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया, माँ से दूर चला गया, तो ये अबडक्शन। एडक्शन, एक और एक, एक था, एक और ऐड किया, 11 हो गए, दो नहीं 11, तो ये दिस इज एडक्शन। अबडक्शन किडनैप करना, दूर ले जाना, एडक्शन मतलब ऐड करना, पास ले आना। सो अबडक्शन एडक्शन मूवमेंट होता है। फिर एक कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन का, जिसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन, जो कि नॉर्मली शोल्डर और हिप में होता है। तो ये कंबाइंड मूवमेंट्स है। ये सारे मूवमेंट्स आप देख सकते हो, आप अच्छे से इनको कर सकते हो, इनको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। और जो मूवमेंट्स छोटे छोटे आप नहीं देख सकते, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, जैसे यहां पर दिख रहा है, ये रोलिंग है, ग्लाइड है, स्पिन है, कंप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स अंदर जॉइंट में हो रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो बाहर से, सॉरी। इनको हम कहते हैं एक्सेसरी मूवमेंट्स। तो ये एक्सेसरी मूवमेंट्स की जरूरत होती है आपको फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप पढ़ सकते हैं, the amount of give in the joint capsule and ligament that surround that joint determines the magnitude and direction of accessory motion and is called joint play। ये एक डेफिनेशन के लिए आपको बताया गया है कि जब पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता तो एक्सेसरी मोशन के अंदर डिफिकल्टी होती है, और ये फुल मूवमेंट को हम कहते हैं जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले इज व्हाट वी आर लुकिंग एट व्हेन वी आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट। कोई भी पेशेंट पेन के साथ आता है, मूवमेंट बराबर नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? जॉइंट प्ले उनका कम हो गया है, हमारा काम है जॉइंट प्ले उनका नॉर्मल करके देना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम ये एक इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, पोस्चर। पोस्चर मतलब आप कैसे खड़े हो, बैठे हो, कैसे चल रहे हो, ये है पार्ट ऑफ पोस्चर। बाय डेफिनेशन attitude assumed by the body either with support during muscular inactivity or by means of coordinated action of many muscles working to maintain stability. Posture in easy terms could be understood as the position in which you hold your body when you're standing or sitting. ये posture है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, स्लाइड पे। तो सिंपल टर्म्स में हमारा बॉडी का हर एक पार्ट, कल है, पेन, हाँ, जैसे ये स्कल का एरिया है, ये आपके आर्म्स है, ये फोर आर्म है, ये हैंड है, ये थोरैक्स है, थाई एरिया है, लेग एरिया है, फुट एरिया है, हर एक पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स पोस्चर मींस द प्लेसमेंट ऑफ ईच सेगमेंट इन रिलेशन टू द अदर। कि आपका फोरआर्म, जैसे अभी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा सिर आगे, ये मेरा फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, गलत है। तो इन रिलेशन टू माई शोल्डर्स, वेर इज माई हेड? इफ इट्स ऑन माई शोल्डर्स इट इज नॉर्मल पोस्चर, इफ इट इज फॉरवर्ड और इट इज बैकवर्ड्स इट इज सॉरी इट इज अब नॉर्मल पोस्चर। तो ये डिफरेंस होता है पोस्चर में। तो आप यहां देख सकते हो, इस अंकल को खड़ा किया गया है ऑन अ स्टैंड। आर वी ऑन अ स्टैंड? नो। आर वी hung up? No.
हमको खड़ा किए हुए क्या है, हमने डिस्कस किया था, करना मसल। हमारे लिए गर्म होता है। म्यूट प्लीज। तो हमने देखा मसल्स भी, स्केलेटल मसल जो है वॉलेंटरी मसल है, आप हाथ ऊपर नीचे कर सकते हो। तो पोस्चर मेंटेन करने के लिए क्या, कौन से मसल्स यूज होते हैं, स्केलेटल मसल्स। इट मींस पोस्चर इज इन योर कंट्रोल. So if posture is in your control and you develop neck problem, back problem because of bad posture, मतलब आपने अपने आप को ही ब्लेम करना है, किसी और को नहीं। अगर किसी को बैक पेन होता है क्योंकि वो पूरा दिन झुक के बैठे रहते हैं, झुक के बैठे रहना मतलब वो इनवॉलेंट्री एक्शन तो है नहीं, आपके कंट्रोल में है, आप झुक के बैठो या सीधा बैठो। जैसे नेक में आपको बता रहा था, लोग एकदम आगे फॉरवर्ड नेक रख के काम करते हैं, लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो, या इवन मोबाइल पकड़ के हो। ये आपके कंट्रोल में है, आप चाहो तो सीधा रख सकते हो नेक को, लेकिन आप जबरदस्ती उसको आगे रखते हो। सो posture is in your control. So if posture is in your control, the pain and challenges that you are facing is actually your own doing. तो आप जब किसी को पेन होता है या पेशेंट पेन के साथ आता है, तो हम पहले उनका पोस्चर चेक करते हैं, क्योंकि आप कितना भी ट्रीटमेंट कर दो, जब तक के जो रूट कॉज है उनका पोस्चर वो करेक्ट नहीं होता, तब तक के ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता। पेशेंट आपके पास लाइफ लॉन्ग आते रहेगा, या वो परेशान हो जाएगा कि भाई मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट कर लिया, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। ठीक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उनका पोस्चर चेक ही नहीं किया होगा। उनको पोस्चर करेक्शन के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देने हैं, एक्सरसाइज है, या उनको बताना है कि भाई आपने ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ऐसे सीधे बैठना है, एजुकेशन जो होता है पार्ट, पोस्चरल एजुकेशन, वो आपने नहीं किया। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ पेशेंट हुज कम फॉर पेन। उसको आपने करेक्ट कैसे करना है, तो सिर्फ ट्रीटमेंट दे के काम नहीं होता पूरा, ट्रीटमेंट के साथ साथ पोस्चर की एडवाइस भी देनी होती है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। That brings us to a part which is going into correction अभी। तो अब तक के हमने देखा पोस्चर के बारे में, अब हम देख रहे हैं कि इसको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो सिंपल टर्म्स, सबलक्सेशन, बोन जब अपनी जगह से हिल जाती है, ऐसा नहीं कि आपने ये मूवमेंट किया तो ये हट, नहीं, वो एक्चुअली शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी, डिसलोकेट नहीं होती। डिसलोकेट मतलब मेजर मूवमेंट, छोटा सा शिफ्ट होना, विच इज यू कैन से माइक्रो और मिनी डिसलोकेशन, इसको हम कहते हैं सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन में पूरा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है, सारे बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक अ चेन। तो अभी चेन को अगर आप एक एंड हिलाओ तो दूसरा एंड भी हिलेगा। उसी तरह से अगर आप बॉडी के एक पार्ट को चेंज करो मूवमेंट, तो दूसरा पार्ट भी चेंज होगा। तो वो सबलक्सेशन है, उसको हमने करेक्ट करना है। तो व्हाट इज subluxation? Defined as self-perpetuating central segmental motor control problem that involves a joint such as a vertebral motion segment that is not moving appropriately, resulting in ongoing maladaptive neural plastic changes that interfere with the central nervous system's ability to self-regulate, self-organize, adapt, repair and heal. ये लास्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोन जगह से हट गया हो तो सारे जो फंक्शंस है वो हैम्पर हो जाते हैं। तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है खुद को रेगुलेट करना, ऑर्गेनाइज, अडेप्ट, रिपेयर और हील करना, वो मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। तो जब हम उसको सही करते हैं, बोन को सही जगह पे ले आते हैं, सारा चेन बराबर लाइन में आ जाता है, तो बॉडी का जो एबिलिटी है अपने आप को हील करना, अपने आप को रिपेयर करना, वो सब सही हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट क्या है?
हम आज जो बात कर रहे हैं तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो है वो इस सबलक्सेशन को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे स्पाइन के क्या क्या कंडीशंस है। आगे ले लीजिए प्लीज, काफी सारे स्लाइड्स हमने स्किप करने हैं। स्पाइन कंडीशंस जो है मेनली, आप अगर देखो स्पाइन कंडीशंस 4 होते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि चारों के नाम स्टार्टिंग में सेम है। स्पॉन्डाई एल तक के सेम होता है। स्पॉन्डाइलो, स्पॉन्डाइलो ओ तक सेम है, उसके आगे अलग अलग है। तो स्पॉन्डाइलो, स्पॉन्डाइलोसिस, सॉरी, पहला है स्पॉन्डिलोसिस, फिर है स्पॉन्डिलाइटिस, थर्ड है स्पॉन्डाइलोलाइसिस और फोर्थ है स्पॉन्डाइलोलिस्टिसिस। तो ये देख सकते हो आपके इतना ही डिफरेंस है, सिस, आइटिस, लाइसिस एंड लिस्टिसिस। स्पॉन्डाइलो जहां वर्ड आ गया इसका मतलब है इट इज समथिंग टू डू विद द स्पाइन। ओके, तो मोस्टली आप देखोगे इन 4 में से एक कंडीशन कोई लेके आता है। मोस्टली स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस लेकर पेशेंट आता है। तो ये कंडीशंस होती क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपने देखा अभी, जैसे डॉक्टर जुबैर बता रहे हैं, देयर इज अ 2 कंडीशन, वन इज आइटिस, राइट, और वन इज a cyst. Can you tell me what is the difference between the itis and cyst? Hello. It means there are inflammation. There are inflammation. Or cyst means? There are degenerative shrinkage or something different. या ये जो चीजें हैं, मैं सर को बीच में रोक के मैंने क्यों आपसे क्वेश्चन किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग जनरल ये चीज को नहीं समझ पाते कि व्हाट इज बिटवीन द आइटिस एंड cyst. अकॉर्डिंग टू TCM, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, आइटिस का जहां पे आता है इन्फ्लामेशन होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा एक्सेस टाइप होता है। ये क्या होता है, एक्सेस टाइप होता है। इसको बोलते हैं आइटिस, हमेशा प्लस प्लस होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है लेकिन ये प्लस होता है। लेकिन जहां पे सिस होती है वो क्या होता है, देयर इज ए नमनेस। नमनेस का मतलब होता है देयर इज ए लैक ऑफ सर्कुलेशन और डिजेनेशन। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे कि अगर आपके पास पेशेंट आता है स्पॉन्डिलाइटिस का आता है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जब वो सर्वाइकल हो या लंबर हो। अगर लूसिस का आता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मैक्सिमम, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते, ये मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं और पेशेंट को सेम मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता बल्कि पेन और उसका एग्रीवेट हो जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ओके। Yes, sir. यस। तो ये एक डिस्टिंक्शन सर ने आपको बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करते हो और आपको डिफरेंस ही पता नहीं होगा तो एक चीज का ट्रीटमेंट आपने दूसरे को दे दिया तो पेन बढ़ जाएगा। पेशेंट बोलेगा भाई मैं अच्छा से आया था, मैं तो हार्डली कुछ पेन लेके आया था, अभी तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीज आपको समझना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या हो रहा है?
तो ये पिक्चर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आगे मैं आपको समझाता हूं। तो आप देख सकते हो, हम आते हैं सिस वाले कंडीशन पे, स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस आप अगर पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन पे के 3 लेवल पे यहाँ पर डिजेनरेशन दिख रहा है। ये ऊपर का पार्ट ठीक है, ये नीचे का पार्ट ठीक है, बीच में 3 जगह पे जो है गड़बड़ दिख रही है। तो ये होता है जो रोज का वेर एंड टेयर है, उसकी वजह से जो डिजेनरेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, ये कुछ लेवल पे होता है, जरूरी नहीं है कि पूरे स्पाइन में हो। जब वो पूरे स्पाइन में डिजेनरेशन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप पेशेंट आपके पास आते हैं वो स्पॉन्डिलोसिस वाले होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वाले नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस जनरली जो है ऑटो इम्यून कंडीशन में देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं एंकलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये आप देख सकते हो, स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसके कर्व्स हमने देखे थे, स्पाइन में कर्व्स है, लोडोटिक कर्व, नेक में, लोअर बैक में लोडोटिक कर्व, थोरैसिक का काइफोटिक कर्व, ये सारे कर्व्स चले जाते हैं। स्पाइन बिकम्स स्ट्रेट लाइक अ बैम्बू, उसको बैम्बू स्पाइन ही कहा जाता है, और उस कंडीशन को कहते हैं एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एएस इन शॉर्ट। तो एएस इतना कॉमनली नहीं देखा जाता, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसीलिए कुछ कुछ लोगों का जिसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, उनके ही बॉडी के सेल्स को अटैक कर रहा है, उनमें होता है। तो जनरली स्पॉन्डिलाइटिस is not something that you see in your everyday practice. What you see is spondylosis. ठीक है। आगे आते हैं कि स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या होता है। आप यहां पर देख रहे हो, एक आपको डॉग दिखाई दे रहा है, ये डॉग का शेप दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो ये डॉग के शेप में यहां पर आपको देख रहे हो, डॉग को एक कॉलर डाला गया है। ये जब हम एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे के 2 व्यू होते हैं नॉर्मली, जो हम एपी, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से पीछे का, दूसरा होता है लैटरल, साइड से, और तीसरा होता है ऑब्लिक, थोड़ा सा घुमा दिया, और ये ऑलमोस्ट साइड और बैक के बीच में है। सो 90 डिग्रीज दिस, 90 डिग्रीज दैट, उसके बीच में 45 डिग्रीज। तो ये जो आप देख रहे हो स्पॉन्डिलोलाइसिस वाला ये व्यू, ये ऑब्लिक व्यू एक्सरे में लिया गया है, और ये ऑब्लिक व्यू एक्सरे में आपको ये डॉग जैसा दिखाई देगा, और वो डॉग को कॉलर दिखाई देगी। नॉर्मली कॉलर नहीं होनी चाहिए। अगर कॉलर है और वो कॉलर बड़ी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो होता क्या है, ये पार्ट को कहते हैं पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। जो वर्टिब्रा के रिंग हमने देखी, तो रिंग का कुछ पार्ट होता है जो पतला होता है बिल्कुल, वो पतला पार्ट क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और वो सेपरेट होने लगता है। तो वो सेपरेशन जो है वो आपको ये डॉग की कॉलर के जैसा दिखाई देता है ऑन एक्सरे ऑब्लिक व्यू, नॉट ऑन एपी, नॉट ऑन लैटरल, ऑन ऑब्लिक व्यू। अगर ये हो जाए, इसका नेक्स्ट स्टेप आता है स्पॉन्डाइलोलिसिस, जिसके अंदर यहां देख रहे हो ये क्रैक हो चुका है। तो ये पूरा वर्टिब्रा, पूरा बोन ही आगे शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, देखा जाता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में ये जो डिस्क यहां पर होती है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन स्पॉन्डाइलोलिसिस में पूरा बोन ही आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
और ये स्पॉन्डाइलोलिसिस का एक स्टेज पहले है स्पॉन्डाइलोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक, सेपरेशन। तो ये सेपरेशन आपको यहां पर दिखाई देता है। तो इन दो कंडीशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम स्पॉन्डाइलोसिस एंड स्पॉन्डाइलाइटिस से। ये चार चीजें आपको एवरीडे प्रैक्टिस में देखने मिलेगी। मोस्टली स्पॉन्डिलोसिस, लेकिन ये लाइसिस, लाइटिस और लिस्थेसिस ये आपको देखने मिलेगा, नॉट सो फ्रीक्वेंटली। लेकिन इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी विल बी टीचिंग जब आप कोर्स के लिए आएंगे। और उसका डिटेल्स आपको सर बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो है इट विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये था आज का हमारा वेबिनार क्लास, जो कि स्पाइन कंडीशंस, स्पाइन क्या होती है, स्पाइन के कंडीशंस क्या होते हैं और पोस्चर क्या होता है, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे एजुकेट हमने करना है, ये सारी चीजें आगे आएगी। ओके, तो बाकी के डिटेल्स सर आपसे शेयर करेंगे। एंड अभी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो सर, मुझे कुछ पूछना था सर। जी। पहले तो थैंक यू सो मच इस प्रेजेंटेशन के लिए सर। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा और आपको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। अभी इस वक्त मैं काबुल से बोल रहा हूँ, बाज मोहम्मद। जी बाज मोहम्मद जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे जो काबुल में जो मौसम है, मतलब यहाँ का जो वेदर है, यहाँ मोस्टली जी जो लोग आते हैं उनके मसल में स्टिफनेस ज्यादा होती है। तो बिल्कुल। हमें उससे पहले कुछ मसाज टाइप करना होगा या डायरेक्ट हम ये अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर केस में ऐसा लगता है कि जो भी आता है तो हमें पहले उनको थोड़ा सा फेशियल रिलीज या फिर मसाज देना होगा, फिर उसके बाद कायरोप्रैक्टिक का सेशन स्टार्ट करना होगा। तो मैं बिल्कुल। यही पूछा। तो देखिए, वेदर खराब हो या ना हो, जनरली जब पेशेंट आता है, जब उनके बोन्स और जॉइंट्स स्टिफ हुए हैं, इसका मतलब है स्टिफ होंगे। और कई बार ऐसे होता है कि इट इज बिकॉज ऑफ स्टिफ मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, वो बोन का स्टिफनेस हो चुका है, इसको रिलीज करना है। 100% सुबह उनको हॉट वाटर बैग लगाइए, उनको थोड़ा मायोफेशियल रिलीज करिए, कपिंग करिए, नीडलिंग करिए। जब उनका सॉफ्ट टिश्यू आपको बाद आप कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन करिए, उससे आपको मैनिपुलेशन करने में भी आसानी होगी और पेशेंट को भी इतना इंटेंस नहीं फील होगा और रिकवरी भी जल्दी होगी। तो आप जो कह रहे हो, आपका आंसर यही है कि यस, आपने पहले कुछ चीजें करनी है। सिंपल सा हॉट पैक दे दीजिए, उनको थोड़ा सा मसाज कर दीजिए या उनको थोड़ा मायोफेशियल रिलीज कर दीजिए और उसके बाद आप मैनिपुलेशन करिए। उसके लिए क्या क्या टेक्निक का यूज होता है वो बता दीजिए, वो स्क्रीन पे है सब। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कायरोप्रैक्टिक असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड एडजस्टमेंट। तो उसके अंदर पूरा आपने तो किया हुआ है कोर्स, तो आपको पता है पूरा सिस्टमैटिक असेसमेंट किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम करेक्टिंग द सेंटर, दैट इज द पेल्विस एरिया, एंड फिर उसके बाद स्पाइन, एंड फिर उसके बाद आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी अगर कुछ इश्यूज हो तो उसको भी करेक्ट किया जाता है। तो इट्स अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। थैंक यू सो मच। यस सर, वन क्वेश्चन। वेलकम। यस, पूछिए। थैंक यू वेरी मच एक ये अच्छे सेशन के लिए। बट थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बहुत सारी चीजें मिस कर दी हूँ सर। जी जैसे आपने जो बताया स्पॉन्डिलोसिस, लिस्थेसिस, आइटिस, ये जी, चारों चीजें का एक सिंपल आप डायग्राम है, तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है।
उसके आगे आपकी आवाज ब्रेक होता हो है, गई। लिस्थेसिस होता है, ठीक है ना। ये चारों कंडीशंस की, जैसे ऑलरेडी इमेज तो उसमें था ही, बट ये चारों चीजों की अगर आप डायग्राम बनाते बोर्ड पे कि इसमें ये ब्रेक होता है, इसमें ये होता है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा सर समझने के लिए, तो बिकॉज ये डेली रूटीन में बहुत सारे केस है। ये जो आपको मैंने इमेजेस दिखाए, ये एक्चुअल 3D CT के इमेजेस है। ये से ही दिखाई देता है, इनफैक्ट इससे क्लियर आपको और कुछ मिलेगा नहीं। ओके, तो सिंपल समझने के लिए यही समझना है कि लॉसेस में जो है कुछ लेवल्स पे डिजेनरेशन होगा। आइटिस में पूरा स्पाइन डिजेनरेटेड और इन्फ्लेम्ड होगा। लाइसिस में थोड़ा सा ब्रेक होगा, और लिस्टेसिस में पूरा के पूरा वर्टिब्रा या बोन ही शिफ्ट हो गया है। ये सिंपल आपको फ्रेमवर्क है समझने के लिए, और वो अगर आपने समझ लिया, इनफैक्ट आपको ये इमेज शायद ऑनलाइन भी मिल जाए, वो आपको अगर समझ में आ गया कि ये ऐसे दिखता है, बहुत इजी है, समझ में आना ही है बल्कि अगर आप वो इमेज देख लो तो। ठीक है। सो ओके सर। आज का हमारा सेशन हम एंड कर रहे हैं। सर आपको कुछ बोलना चाहेंगे तो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच जुबैर। थैंक यू अभी सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने डॉक्टर जुबैर को सुना, और इन्होंने जो बताया कि कायरोप्रैक्टिक टेक्निक, जैसे अभी हम लोग ये 25th ऑफ 25th ऑफ सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आएगा 29 सितंबर। ये 5 डेज का है। तो इसके अंदर कायरोप्रैक्टिक को जानने के लिए, अभी जैसे भी डॉक्टर बाज ने बोला कि अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको मैक्सिमम उनकी स्किन मसल बहुत स्टिफ होती है, तो क्या करेंगे। तो अगर मसल स्टिफ है, तो मसल अगर स्टिफ होती है तो ये अलाउ नहीं करती है मूवमेंट के लिए। अगर ऐसे में आप कायरोप्रैक्टिक करते हैं तो पेशेंट को क्या है, कॉम्प्लिकेशन यानी उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, ये लाइव वेबिनार आप लोगों के लिए इसलिए रखते हैं कि इससे एजुकेट हो सके। और जो प्रैक्टिकल हम 5 डेज की जो ट्रेनिंग रख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अंदर आपको क्या क्या सीखेंगे डे 1 से लेकर डे 5 तक, कि आप पेशेंट को कैसे डायग्नोस करेंगे, पेशेंट को कब किस चीज की जरूरत है, पहले इसको मसल को रिलीज करना है कि नहीं करना है, उस पेशेंट को अगर वो पेन से रिलेटेड आया है। अभी यहाँ पे तो मैंने आज का वेबिनार स्पाइन पे, लेकिन अगर वो ज्वाइंट से रिलेटेड है, नी पेन है, लंबर पेन है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, या उसको मस्कुलर पेन है, बोनी पेन है, या नर्व से रिलेटेड पेन है, या रेफरल पेन है, ये कैसा पेन है, ये इसको डायग्नोस करने के लिए आपके लिए ये 5 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, जिसमें आप सीख कर आप अपने पेशेंट को पेन फ्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, कैरोप्रैक्टिक के साथ साथ, जैसे नंबर 1 पे है कैरोप्रैक्टिक, उसके बाद सिर्फ कैरोप्रैक्टिक नहीं, उसके साथ आपको टेपिंग है, शॉक वेव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्ट्रासोनिक वेव टेक्निक्स है, ये भी पेशेंट के लिए पेन मैनेजमेंट है, मसल रिलीजिंग टेक्निक के लिए आपको ये जो कपिंग है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपिंग कपिंग के अंदर हम मसल को रिलीज कैसे करेंगे। अभी पेशेंट है, उसकी एज क्या है, उसकी मसल क्या है, तो हम यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटन को जानते हुए ये इसको सीखेंगे, राइट। फिर इसके बाद आता है लेजर। लेजर में हमको जो डूज होता है, किस पेशेंट को में किस कंडीशन में कितना हमको इसका ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीजें प्रॉपर आप जो भी लेक्चरर हैं इनके अंडर में आप प्रॉपर सीखेंगे। नाउ फॉर द ईयर क्वेश्चन आंसर, ये अभी आपका ये टाइम है 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर, आपको जो भी डाउट है पूछिए। एनीवन? सर ये ट्रेनिंग सर इसको वन में मुंबई में है।
क्या पंजाब में नहीं है कहीं? नहीं नहीं, अभी कॉलेज हर जगह नहीं आता, इसके लिए लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अभी आपने सुना कि अभी वो अफगानिस्तान से इसके पहले हमारी ट्रेनिंग में आए हुए थे, तो ऑल ओवर, इसके पहले हमारे यूएसए से, कनाडा से, अभी इनके बैच में ही बांसखान के थे, अभी वो लोग ओमान से आए हुए थे। तो ऑल ओवर इंडिया से, अब्रॉड से भी लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो आपको मिल रही है, ये इंडिया में बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग आपको मिल रही है, जहाँ पे आपको एक ही बैच के अंदर वो सारी थेरेपी सिखाया जाता है, जिससे आप पेशेंट को, पेन मैनेजमेंट में आप काफी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। इसका कॉस्ट क्या है ट्रेनिंग का? इसकी जो अभी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो है 18,000 है, 18,000 है फॉर 1 वीक। इसकी एक्चुअल फीस है 25,000। तो विद इन अ वीक अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो इसमें ये नंबर है 9323713636। इस पे आप पर्सनल नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पे आप मैसेज करके और भी जो भी है इंक्वायरी आप कर सकते हैं। हेलो। आप बैठिए, आप बैठिए, आप। हेलो सर, एक सर, ऑस्टियोपैथी आप लोग प्लीज, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक में अंतर है क्या कुछ? ये वो ऑस्टियोपैथी डॉक्टर, और वो डॉक्टर जुबैर बताएंगे। ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक। ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक में जो बेसिक अप्रोच है वो डिफरेंट होता है। टेक्निक्स लगभग दोनों की सेम ही होती है, लगभग। ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक का सब में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोपैथी कहता है आप सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मसल्स है, लिगामेंट्स है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसको रिलीज करिए, आपको मैनिपुलेशन शायद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप मैनिपुलेशन पे जाए। यह है ऑस्टियोपैथी का अप्रोच। कायरोप्रैक्टिक का अप्रोच ये है कि आप सीधा मैनिपुलेशन करें, रिफ्लेक्स जो है ब्रेन से जुड़ा हुआ, उससे जो नीचे इम्पल्सेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट टिश्यू को रिलैक्स कर देंगे। तो कायरोप्रैक्टिक कहता है पहले आप सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करिए, बोन को बाद में देखेंगे। कायरोप्रैक्टिक कहता है आप डायरेक्टली बोन को देखिए, जॉइंट्स को देखिए, सॉफ्ट टिश्यू अपने आप रिलीज हो जाएगा। ये सब में बेसिक डिफरेंस है दोनों का अप्रोच में। बाकी जो टेक्निक्स है लगभग सिमिलर है। असेसमेंट दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसके अंदर हम अभी इतना नहीं जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा अभी आपको ये समझ में आ गया। सर, ऑस्टियोपैथी का कोर्स करवाते हैं क्या ये आरएसएम वाले? नहीं, हम कायरोप्रैक्टिक का कोर्स कराते हैं, ऑस्टियोपैथी नहीं कराते। ऑस्टियोपैथी के लिए बहुत लंबा टाइम जाता है, उसके लिए आपको कम से कम महीने भर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगेगा, क्योंकि उनका असेसमेंट का तरीका बहुत डिटेल्ड होता है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी कायरोप्रैक्टिक करा रहे हैं। सर एक और सर क्वेश्चन तो सर, कायरोप्रैक्टिक, हेलो सर, कायरोप्रैक्टिक भारत में मान्य है क्या अभी तो? अभी अभी तक तो है। एक मिनट। कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन है, कायरोप्रैक्टिक काउंसिल बनने वाला है अभी, तो मान्य तो है फिलहाल। अमेरिका से करके आए कायरोप्रैक्टिक कोर्स, फिर उसका सर्टिफिकेट भारत में मान्य रहेगा क्या? आपको यहाँ पर आके एसोसिएशन से रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो मान्य रहेगा। मतलब कई लोग करके आए हैं, जैसे डिप्लोमा ले आए हैं अमेरिका से, तो वो कैसे करना पड़ेगा सर? अगर आपने रिकग्नाइज कॉलेज से किया है, आपका डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन अगर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है, आप वो सबमिट करोगे तो आपको मान्यता है।
ओके, तो आज का सेशन हम आपका यहाँ पर्सनल पर, सर आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? पर्सनल नंबर सर ने दिया हुआ है आपको, आप उसके ऊपर सर कांटेक्ट, आपका नंबर सर। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर शुभ नाम क्या रखते हैं आप? डॉक्टर जुबैर पटेल। अच्छा सर, क्या वो दिख नहीं रहा लाइट के कारण, नंबर पीछे वाला? आप स्क्रीन पे देखिए, आप यहाँ पर वीडियो में मत देखिए। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू एवरीवन। आगे कुछ डिटेल्स के लिए आप सर को आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, वी थैंक यू एंड सो द मच सेशन। मोस्ट वेलकम। हमने सीखा है और आपसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंशाल्लाह इस सेशन के लिए भी मैं आ जाऊंगा काबुल से। मोस्ट वेलकम। Okay, thank you and good night. जुबैर सर इंशाल्लाह हम लोग भी मिलेंगे बहुत जल्द क्लास में। जी, क्या बोल अच्छा